गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की क्लास का अपना टॉपिक है इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें अपने सिलेबस में है इब्न खालदुन। इब्न खालदुन ये ट्यूनीशिया के इतिहासकार थे या ट्यूनीशिया के लेखक थे, और अरेबिक और इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी में क्या बल्कि पूरी दुनिया में शायद इतिहास लेखन में मिडाइवल एज में इतना बड़ा विजन रख पाना बड़ा किसी और के लिए पॉसिबल या इसके लेवल का कोई और लेखक नजर नहीं आता है। खैर, इब्न खालदुन तक आने से पहले इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी में बेसिक कुछ कंसेप्ट्स को के ऊपर जो एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम में इतिहास के ज्ञान को इब्र कहा जाता है। इब्र, इतिहास के ज्ञान को, इतिहास का ज्ञान, ये इब्र कहलाता है। और इब्र को जानना बेसिकली एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण माना जाता है। इब्र का ज्ञान प्राप्त करना एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। तो इब्र का ज्ञान एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण माना जाता है। इस तरह की शब्दावली कई बार परीक्षा में आ सकती है कि इतिहास के ज्ञान को इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी में क्या कहा जाता है, इब्र कहा जाता है। और एक जो शब्द आता है वो आता है इस्नाद। जो मूल स्रोतों की जो आलोचनात्मक जो स्रोत आलोचना की जो पद्धति है, इसको इस्नाद कहा जाता है। जो स्रोतों की आलोचनात्मक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति। बाकी कुरान, हदीस, तफसीर, इन सब के बारे में नॉर्मल हिस्ट्री में सब आप जानते हैं, इसलिए उनके बारे में मैं ज़्यादा आप चर्चा नहीं करूँगा। कि कुरान एक डिवाइन वॉइस है जो कि अल्लाह द्वारा अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने भेजी गई थी, और उन्होंने उसको कोडिंग किया है, उनको लेखन का कार्य किया। और हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब के जो जीवन काल में उनके जो कार्य थे उनसे संबंधित जो भी नैरेटिव है, जिसके आधार पर जो नैरेटिव बनाया जाता है उसको हदीस कहा जाता है। इब्र इतिहास का ज्ञान है, इस्नाद स्रोतों की आलोचनात्मक पद्धति है। इस्लाम में भी ईसाई इतिहास लेखन की तरह ये एक डिवाइन इतिहास लेखन में एक मानवीय के स्थान पर देवीय तत्व को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर देवीय तत्व को महत्व दिया जाता है, और इसमें ये माना जाता है कि समय समय पर अल्लाह अपने जो मैसेज है वो किसी मैसेंजर के माध्यम से, एक पैगंबर के माध्यम से लोगों तक भेजते हैं। तो अल्लाह जो सृष्टि के निर्माता हैं, और उन्हीं के इशारे पे ये सृष्टि बनी है, और उन्हीं के बाद वो मनुष्यों को भेजते हैं और मनुष्यों के पास अपने पैगंबर भेजते हैं। लेकिन एक चीज़ इस्लाम में ज़रूर है कि जो निर्जीव जगत है, प्राकृतिक जगत है, वो तो अल्लाह के नियमों का पालन करता है। जैसे 24 घंटे में सूर्य के पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी, दिन होता है, रात होता है, वर्ष होता है, सारी जो चीज़ें हैं, जो फिजिकल फिनोमेनल वर्ल्ड है, उसके जो प्राकृतिक जगत के नियम हैं वो सभी अल्लाह के द्वारा पूर्व निर्धारित हैं। लेकिन मनुष्य को अल्लाह ने निर्धारित नियम मानने या न मानने की स्वतंत्रता दी है। लेकिन उन अच्छे कर्मों पे चलने के लिए वो समय समय पर अपने पैगंबर जरूर भेजते हैं। ये जो कि वो मनुष्य को अल्लाह का पैगाम देते हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अल्लाह के द्वारा भेजे गए बनाए गए नियमों के अनुसार चले या न चले। अगर नहीं चलता है तो क़यामत के दिन फिर उसका फैसला भी होता है। इस तरह की चीज़ें इस्लामिक जो कल्चर है उसमें माना जाता है।
खैर तो यहाँ पर दैवीय महत्व, लेकिन मनुष्य अल्लाह की बात मानने या न मानने के लिए, उनके द्वारा निर्धारित नियमों को पे मार्ग पर चलने या न चलने के लिए उसको स्वतंत्रता जरूर दी गई है। यहाँ पर इस्लामिक जो हिस्टोरियोग्राफी है, ये बेसिकली यूनानी संपर्क से नहीं आया। जैसे यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी या जो क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी है, ये यूनानी और फिर जो रोमन हिस्टोरियोग्राफी से प्रेरित मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अरेबिक जो हिस्टोरियोग्राफी है, इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी, ये इस्लाम के और अरब साम्राज्य के विस्तार के कारण अपने आप ही एक विकसित हुआ नैरेटिव माना जाता है। तो इसके ऊपर ग्रीक प्रभाव नहीं है, ग्रीक प्रभाव नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ईरानी प्रभाव है, ईरानी प्रभाव है। और ईरान में इस्लाम के उदय के समय ससेनिड जो राजवंश था, उनका शासन था, ससानी राजवंश का शासन था, अ, ससानी या ससेनी डायनेस्टी, उसका शासन था। तो उनका प्रभाव इसके ऊपर जरूर माना जाता है। इस्लामिक अवधारणा में जो समाज है वो सर्वोपरि है। यहाँ पर समाज सर्वोपरि है, व्यक्ति महत्व नहीं है, बल्कि समाज का ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पर इस्लामिक इतिहास परंपरा में साक्ष्यों के आवरण में यथार्थता पर बल दिया जाता है। इस साक्ष्य और साक्ष्यों के बेसिस पर जो हमें यथार्थ प्रस्तुत होता है, उसके ऊपर बल दिया जाता है। और इस्लामी इतिहास का लेखन हेतु इन्हीं उपलब्ध साक्ष्यों और स्रोतों की गहराई से जांच करते थे, और उनकी विश्वसनीयता का जांच करके फिर उनके आधार पर इतिहास लिखते थे। बेसिकली इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी, जैसा मैंने बताया कि ग्रीक प्रभाव से नहीं, बल्कि जब अरबी लोगों ने एक बड़ा साम्राज्य निर्मित हो गया, तो उस साम्राज्य के निर्माण के बाद में रिकॉर्ड कीपिंग के निमित्त उनको जो आवश्यकता महसूस हुई, उसको इस्लामिक जो नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो इस्लामिक इतिहास लेखन शुरू किया। अब ये अपने जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो है इब्न खालदुन। इब्न खालदुन ट्यूनीशिया में जन्मे थे। ये लगभग 14वीं शताब्दी इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा। जो जीवन का क्रिएटिव जो फेज है वो लगभग 14वीं शताब्दी का रहा है। हालांकि इनकी मृत्यु 1406 ईस्वी में भी 15वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इनकी मृत्यु हुई थी। इब्न खालदुन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि बाद के यूरोपियन जो इतिहासकार हैं 19वीं 20वीं शताब्दी के, वो भी इनसे बड़े इन्फ्लुएंस है। इब्न खालदुन, इब्न खालदुन ये 1332 से 1406 ईस्वी तक, 1332 से 1406 ईस्वी तक, और ट्यूनिस में इनका जन्म हुआ था। ट्यूनिस में इनका जन्म हुआ था। और इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी के तो ये सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं। इनकी जो किताबों के नाम हैं, किताब अल इबार, प्रमुख जो किताबें हैं या प्रमुख पुस्तकें हैं, पहली है किताब अल इबार, जिसका अर्थ होता है यूनिवर्सल हिस्ट्री या पूरा वैश्विक इतिहास। किताब अल इबार, ये इनकी पुस्तक है। और ये बेसिकली तीन इसके पार्ट, इस किताब में तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये सभ्यता पे चर्चा करता है, दूसरे में अरबों की कथा दी गई है, और जो तीसरी पुस्तक में लेखक अपने जो मगरिब या जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और उनके बर्बर राजवंशों का वर्णन करता है। और इन तीनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इन तीनों पुस्तकों में से पहले उन्होंने एक मुकदमा यानी एक भूमिका लिखी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किताब अल इबार के तीन भाग हैं, तीन भाग हैं। किताब अल इबार।
इसका 3 भाग हैं। पहला भाग, प्रथम भाग। इस प्रथम भाग में वो सभ्यता के विकास पर चर्चा करते हैं। प्रथम भाग में सभ्यता, उसके मूलभूत तत्व, इंसानों पर उसके प्रभाव, इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सभ्यता, इसके विकास, इन सब पे चर्चा करते हैं। दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग, इसमें वो अरेबिक कल्चर पर, अरबी कल्चर के ऊपर वो चर्चा करते हैं, जिसमें अरबी कथा है बेसिकली। ये अरबों की कथा है, जिसमें मध्य एशिया से इटली तक वो पूरे अरबों के जो विस्तार है उसका भी इसमें वर्णन मिलता है। अरबों की कथा, इसमें सेंट्रल एशिया से इटली तक जो इनका एक्सपेंशन हुआ है, सभी राष्ट्रों के महत्वपूर्ण और इसमें विस्तृत संदर्भ भी इसमें दिए गए हैं। इटली तक के संदर्भ इसमें मिलते हैं, लेकिन ये बेसिकली अरबों की कथा है। तो प्रथम भाग सभ्यता से संबंधित है, दूसरा भाग अरबों की कथा से संबंधित है। इसमें बाकी के इनका रेफरेंस भी मिलता है, क्योंकि अरब जहाँ जहाँ गए उस संदर्भ में इनकी चर्चा मिलती है। और तीसरा जो भाग है, इसमें उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और उसके बर्बर राजवंशों का वर्णन है। तीसरा भाग, तीसरे भाग में ये अपने मगरिब की चर्चा करते हैं। मगरिब यानी अपने कबीले की, यानी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका यानी नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, और उनके बर्बर राजवंशों की चर्चा करते हैं। वह उनके बर्बर राजवंशों पर चर्चा करते हैं। लेकिन इनसे भी ज़्यादा इसकी जो किताब की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही हम मुकदमा कहते हैं। किताब अल इबार की जो प्रियम्बल या प्रस्तावना है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों पुस्तकों से पहले इसकी भूमिका या प्रस्तावना है, जिसे मुकदमा कहा जाता है। मुकदमा यानी इनकी भूमिका या प्रस्तावना। और इस भूमिका या प्रस्तावना में इनका पूरा इतिहास दर्शन का जो विजन है वो हमारे सामने आता है। बेसिकली मुकदमा इतिहास के विज्ञान के बारे में एक विस्तृत निबंध है, और ये इतिहास के दर्शन का एक पहला प्रयास भी कहा जा सकता है। तो मुकदमा क्या है? इतिहास दर्शन पर निबंध। किताब अल इबार की प्रस्तावना है, क्योंकि वो किताब लिख रहे हैं तो उसका जो बेसिक उद्देश्य क्यों लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं, और वो इस प्रस्तावना में दी गई है, और इस प्रस्तावना को ही मुकदमा कहा जाता है। और इस मुकदमा पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अलग से किताब नहीं, ये किताब अल इबार की ही प्रियम्बल है। तो इतिहास दर्शन पर निबंध है, ये बेसिकली इतिहास दर्शन के ऊपर निबंध है, और इतिहास दर्शन को तैयार करने का एक पहला प्रयास माना जा सकता है। और दूसरी इनकी जो तीसरी इनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ मानी जा सकती है कि इन तीनों किताबों के अंत में, यानी जो पहली किताब इनकी सभ्यता से संबंधित, दूसरी अरबों के इतिहास से संबंधित, और तीसरी इनके मगरिब से संबंधित थी, इस किताब अल इबार जिसके प्रारंभ में मुकदमा था, उसी के अंत में इन्होंने अपनी खुद की जीवनी दी है, जिसका नाम अल तारीफ है। अल तारीफ ये क्या है? किताब अल इबार के अंत में है। किताब अल इबार के अंत में है, जिसमें इनकी जीवनी है, यानी खुशरम इब्न खालदून की जीवनी है। तो अल तारीफ, अब इस पे कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि किताब अल इबार का प्रारंभ क्या है? मुकदमा है। किताब अल इबार का अंतिम पार्ट क्या है? अल तारीफ है, जो कि इनकी जीवनी है। किताब अल इबार के कितने कितने भाग हैं? 3 मुख्य भाग हैं। और प्रारंभ में प्रस्तावना, जिसको मुकदमा कहा जा सकता है, और लास्ट में अल तारीफ है। और वैसे बीच की किताब के 3 भाग हैं। पहला
सभ्यता से संबंधित है, दूसरा अरबों की कथा, और तीसरे में मगरिब की जो विवरण है, अपने जो मगरिब या अपने जो कबीले का विवरण इन्होंने दिया है। तो ये बेसिकली किताब अल इबार के बारे में चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि अपना टॉपिक है, तो हिस्टोरियोग्राफी का इनका जो विजन है वो मुकदमा से शुरू होता है। मुकदमा कोई कोर्ट कचहरी वाला मुकदमा नहीं है। मुकदमा का मतलब है, यहाँ पर हम इसको, मुकदमा का अर्थ है प्रस्तावना से मान सकते हैं। अ, यहाँ पर ये इब्न खालदुन जो है वो ये कहते हैं कि इतिहासकार के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि इतिहासकार के पास एक स्केप्टिक माइंड होना चाहिए। हिस्टोरियन शुड हैव स्केप्टिक माइंड दैट डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग सो इजीली। इतिहासकार के पास एक बहुत ही संकालू मस्तिष्क होना चाहिए, जो किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से स्वीकार न करे, सहज विश्वास न करे। इतिहासकार की योग्यता, वो योग्यता में ये बताते हैं कि इसके पास क्या होना चाहिए, एक संकालू मस्तिष्क होना चाहिए। ये इतिहासकार की योग्यता है। इतिहासकार के पास एक संकालू मस्तिष्क होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इतिहास में गड़बड़ी के स्रोत क्या है। तो गड़बड़ी को के स्रोत को बताते हैं कि पूर्वाग्रह या पक्षधरता इतिहास में गड़बड़ी के स्रोत है। इतिहास में गड़बड़ी का स्रोत, गड़बड़ी का स्रोत क्या है? पूर्वाग्रह या पक्षधरता। ये महत्वपूर्ण चीज़ है एग्जाम के लिहाज से। सिंपल 4 विकल्पों में से ये चीज़ दी जा सकती है। इतिहासकार की योग्यता, संकालू मस्तिष्क, इतिहासकार में गड़बड़ी का स्रोत पूर्वाग्रह है। और आलोचनात्मक जो एनालिसिस है उसको पूर्वाग्रह दबा देता है। हर आदमी के पास एक एनालिटिक माइंड होता है, लेकिन पूर्वाग्रह आपके इस आलोचनात्मक पक्ष को दबा देता है, अनुसंधान से रोकता है, सही चीज़ को जानने से रोकता है। इब्न खालदून के अनुसार जो विश्व का केंद्र है वो मनुष्य है। विश्व का केंद्र मनुष्य। विश्व का केंद्र क्या है? मनुष्य है। जैसे ही कोई दूसरा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ सहयोग करता है, संगठन करता है, तो उससे क्या पैदा होता है? उमरान, यानी मनुष्यों के सहयोग से उमरान का निर्माण होता है। आपसी जो दो या दो से अधिक मनुष्य एक संगठन या जिस तरह से बनाते कार्य करते हैं, सहयोग करके कार्य करते हैं, इससे उमरान का निर्माण होता है। इसीलिए इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी में समाज को सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया है। मुकदमा में जो है अल उमरान एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। इसको एक फ्रेंच रोजेंथाल ने इसका जो अनुवाद है उमरान का, अल उमरान का, उसको सभ्यता कहा है। अल उमरान को हम क्या कह सकते हैं? सभ्यता, समाज, सभ्यता है। तो खाल्दुन के अनुसार अब इसकी जो बेसिक चीज़ है वो आती है। खाल्दुन के अनुसार मनुष्य एक ट्राइबल, एक जनजातीय अवस्था से, ग्रामीण अवस्था से, क्योंकि ये अरब क्षेत्र में रहते थे तो रेगिस्तानी क्षेत्र से इनका विकास हुआ। ग्रामीण छोटे छोटे बस्तियां होती थी। और ये कहते हैं कि सभ्यता शहरों में अपने सर्वोच्च रूप में पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों की तुलना में सभ्यता शहरों में अपने सर्वोच्च रूप में पाई जाती है। लेकिन फिर भी सभ्यता का विकास कभी भी शहरों से नहीं होता, बल्कि ग्रामीण जो सभ्यता है, जनजातीय जो रूप है, उससे सभ्यता का विकास होता है। क्योंकि सभ्यता के विकास के लिए असबिया चाहिए। शहरों में असबिया जैसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। असबिया का मतलब एक जनजातीय सहयोग की प्रवृत्ति, एक सामूहिकता की भावना, उसको असबिया कहा जाता है। तो इनकी जो मुख्य अगर थॉट पे हम देखें तो ये कहते हैं कि शहरों में सभ्यता अधिक विकसित होती है। शहरों में सभ्यता
ज़्यादा विकसित स्वरूप में होती है, लेकिन सभ्यता का जो विकास का इनिशिएशन है, जो प्रारंभ है, ये कहाँ से होता है? ये ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र से होता है। ज़्यादा विकसित अवस्था में होती है, और इस ज़्यादा विकसित अवस्था में होने के कारण यहाँ ही से बाद में इनका सभ्यताओं का टूटना और पतन शुरू हो जाता है, जो 3 या 4 पीढ़ी के बाद में वो कहते हैं शुरू हो जाता है। ज़्यादा विकसित होती है, ज़्यादा विकसित अवस्था में, लेकिन सभ्यता की शुरुआत शहरों से नहीं होती। तो शहरों में क्या होता है? सभ्यता का अंत होता है। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वैसे सभ्यता की मौत आती है तो वो शहरीकरण को अपने चरम रूप पे ले आती है। अब ये मुहावरा यहाँ सही है या नहीं है, या आप इसके आधार पर अंदाज लगा लेना, लेकिन सभ्यता की शुरुआत शहरों से नहीं होती, बल्कि गांवों व जनजातीय क्षेत्रों से होती है। जनजातीय क्षेत्रों से होती है। इसके पीछे कारण क्या बताते हैं? क्यों होता है? इसके पीछे कारण वो ये बताते हैं, इसके पीछे कारण है, शहर में असबिया का अभाव होता है। अब इस असबिया शब्द को आप विशेष रूप से गौर कर लेना, असबिया का अभाव होता है। शहर में असबिया का अभाव होता है, और सभ्यता के विकास के लिए क्या चाहिए? असबिया। जैसे ही एक जनजातीय समूह है, असबिया के कारण, असबिया यानी एक ट्राइबल एफिनिटी, एक ट्राइबल लगाव, जिसके आधार पर सामूहिकता की भाव विकसित होती है, वैसे ही जैसे ही वो असबिया के आधार पर एक उमरान का निर्माण करते हैं, एक सभ्यता का निर्माण करते हैं, वो धीरे धीरे विकसित होकर शहर में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही इसका शहरी स्वरूप आने लगता है, असबिया समाप्त हो जाती है, असबिया कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि सभ्यता कई तरह के संगठन और ढांचे बना लेती है, इसलिए कुछ समय तक तो वो शहर या सभ्यता सरवाइव कर जाती है, लेकिन एक सीमा के बाद में जब असभ्यता एकदम ही समाप्त हो जाती है तो वो शहर भी या सभ्यताएं भी समाप्त हो जाती हैं। असभ्यता एक सामूहिकता की भावना को हम कह सकते हैं। बेसिकली असभ्यता क्या है? अगर हम शॉर्ट में समझें, असभ्यता क्या है? असभ्यता है सामूहिकता की भावना। किसी भी काम करने के लिए एक आपका कलेक्टिव जो विजन क्या है, जिस पर पूरा ग्रुप एक साथ संगठित होता है, उस सामूहिकता की भावना, जिसमें एक कलेक्टिव विजन होता है, सामूहिक आपका एक टारगेट होता है, जिसके आधार पर समाज संगठित होता है, उसे ही असबिया कहा जाता है। और सामाजिक संस्थाएं इसी सामूहिकता से ही निर्मित होती है। सामाजिक संस्थाएं इसी सामाजिकता से निर्मित होती है, या सामूहिकता से निर्मित होती है, इसी सामूहिकता से निर्मित होती हैं। जैसे ही ये सामूहिकता की भावना आएगी, इससे तरह तरह की सामाजिक संस्थाएं बनाएंगी। इस सामाजिक संस्थाओं में आपका परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, राज्य हो सकता है। ये सब इसी असबिया की भावना से निर्मित होती हैं। और इस असबिया को मजबूत करने का कार्य कौन करता है? धर्म व रक्त संबंध। धर्म और रक्त संबंधों के कारण ये जो असबिया की भावना है, ये मजबूत होती है। लेकिन शहरीकरण में जैसे ही आर्थिक दृष्टिकोण होता है, इस तरह की सामूहिकता की भावना समाप्त हो जाती है। रक्त संबंधों के कारण, जैसे गांव या ट्राइबल एरिया में
कबीले में लोग एक साथ रात दिन रहते हैं, तो उनमें इस असबिया की भावना ज़्यादा मजबूत होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, बचपन में हम जैसे गांव में रहते थे। गांव में थान झोंपड़े बनाए जाते थे। छान कहते कहा जाता है कच्चा छपरा। और उस किसी के घर अगर कोई नया झोंपड़ा तैयार होता है तो उसका पाल बनाने के लिए और उस छपरे को उठाने के लिए गांव के आसपास के भाई बंधु सभी ऑन ए सिंगल कॉल कि भाई ये छान या छपरा उठाना है, ऊपर रखना है, वो एक कॉल पे आ जाते थे। आज के समय में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ करनी हो तो जैसी भी बुला लोगे, आप कहोगे मोबाइल पे मेरे को पड़ोसी से या रिश्तेदार से कोई मदद नहीं लेनी, आज मार्केट में लेबर मिलता है, लेबर तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो सामूहिकता की भावना के साथ काम करने वाली जो असबिया की जो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी समाप्त हो जाएगी। इस्लामिक सोसाइटी में आज भी हम इसी तरह की जो असबिया की प्रवृत्ति है, वो अन्य सोसाइटी की तुलना में ज़्यादा पाते हैं, जिसके आधार में, जिसके रीजन में धर्म भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इब्न खालदून ने उस जमाने में कह दिया था कि धर्म के कारण असबिया मजबूत होता है और रक्त संबंधों के कारण असमिया मजबूत होता है। रक्त संबंधों पर अगर हम ज़्यादा वेटेज नहीं देते, धर्म से हम धीरे धीरे विमुख हो जाते हैं, तो समाज में उस तरह की एक असमिया की भावना का पतन हो जाता है और सोसाइटी एक चरम पर आकर डिक्लाइन की स्टेज में आ जाती है। तो ये उनका उस समय का एक एडवांस्ड, बहुत ही क्रांतिकारी विजन था। इनका मानना था कि घुमंतू और जो कबीलाई लोग हैं, इनके पास से सभ्य लोगों की, शहरी लोगों की तुलना में ताकत, हिम्मत, सहनशीलता के साथ साथ असबिया भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस असबिया का एग्जाम्पल आप भारत में देख सकते हैं। जब बाबर भारत में आया तो बाबर सेंट्रल एशिया का एक लुटा हुआ, पिटा हुआ, बार बार हारा हुआ मोहरा था। लेकिन फरगना में उनके परिवार के जो मेंबर्स थे, वो बाबर के साथ, जब बाबर भारत की तरफ आता है तो बाबर के साथ आ गए। अगर उसकी जगह कोई दूसरा एडवांस्ड सोसाइटी के लोग होते तो वो क्या कहते कि भाई ये तो अब पिट गया, इसके दिन लद गए, अब हमें बाबर के साथ नहीं देना, हमें दूसरे के साथ चलना है। तो लेकिन बाबर जब भारत की तरफ आया तो उसके रिश्तेदार भी साथ में भारत की तरफ आ गए और उन नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ वो युद्ध करते हुए, संघर्ष, अन्य विरोधियों के साथ युद्ध करते हुए सर्वाइव करता हुआ भारत में एक साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ था कि कभी कबायली लोगों में, घुमंतू लोगों में हिम्मत, साहस के साथ साथ ये असबिया की प्रवृत्ति भी होती है। और इस असबिया यानी ट्राइबल सामूहिकता की जो भावना है, वो ही उन्हें हिम्मत देती है कि आज मैं अगर कोई काम करने के लिए तैयार हूं तो मेरी एक कॉल पे, मेरी एक आवाज़ पे मेरा पूरा कबीला, मेरा पूरा गांव मेरे साथ खड़ा होगा। ये अगर आप में आपको विश्वास है तो आप में ताकत भी बढ़ जाएगी, हिम्मत भी बढ़ जाएगी। मॉडर्न टाइम में भी इस असबिया का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन के समय आपने देखा कि किसानों ने लंबे समय तक इस आंदोलन को जारी रखा। उसके पीछे कारण भी ये था कि इस ग्रामीण तबके में असबिया की मात्रा शहर और सरकारों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी और सरकारें भी इस असबिया, इस सामूहिकता की भावना के आगे सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि क्यों कोई समाज कम विकसित होते हुए भी लंबे समय तक पनप जाता है, क्यों कोई समाज बहुत ज़्यादा विकसित होते हुए भी घुटने टेक देता है। इसका कारण भी ये असबिया ही है। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल आप और देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों की वापसी। 20 साल तक रशिया अफगानिस्तान में बैठा रहा, 20 साल तक अमेरिका बैठा रहा, लेकिन लास्ट में दोनों महाशक्तियों को वहां से हटना पड़ा। इसके पीछे कारण क्या था? अफगान ट्राइबल्स की वही असबिया की भावना थी। असबिया में अब शहरी वर्ग होता तो जैसे मान लीजिए किसी को नुकसान पहुंचा दिया जाता तो सगा भाई भी अपने दिमाग में आज के टाइम में मोनेटाइज्ड कैलकुलेटर लेके घूमता है। वो सोचता है कि अरे मेरे को इससे क्या फ़ायदा, इसका साथ देने से फायदा है या उसका साथ
जैसे ही एक व्यापारिक बुद्धि से आदमी सोचने लगता है, वो उसमें असबिया की कमी हो जाती है। अफ़गानों में यही था कि अगर किसी कबीले के आदमी को भी अगर किसी अमेरिकन सैनिक ने या अमेरिका की कार्यवाही में मारा गया तो पूरा कबीला हॉस्टाइल हो जाता है। और उस असबिया वाली जो ताकत और हिम्मत देती है, उसके सामने अमेरिकन फौजों को भी बाद में घुटने टेकना पड़ा और अफगानिस्तान से विड्रा करना पड़ा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि असबिया क्या होती है। असबिया लेस डेवलप्ड सोसाइटी में ज़्यादा पाई जाती है। असबिया ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि सामूहिक रूप से सुख दुख के लोग एक दूसरे के भागीदार होते हैं, उनमें सामूहिकता की भावना ज़्यादा होती है, इसलिए असबिया भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर असबिया किसी भी सभ्यता के लॉन्ग सर्वाइवल के लिए एक बेसिक चीज़ है। वो हालांकि इब्न खाल्दून ये ज़रूर कहते हैं कि ग्रामीण बसावटों की तुलना में शहरी समुदाय में सामाजिक संगठन और सभ्यता सर्वोच्च रूप में होती है। लेकिन फिर भी राज्य का गठन शहर के भीतर से नहीं होगा। राज्य का गठन किसी ट्राइबल सोसाइटी से, किसी लेसर विकसित एरिया से ही होगा, क्योंकि वहाँ पर असबिया ज़्यादा पाई जाती है। और एक बार राज्य अगर स्थापित हो गया तो उसके बाद में उसका विकास, परिपक्वता, क्षय और उसका पतन निश्चित रूप से होता है। सभ्यता का जो विकास होगा तो उसमें कबीलाई असबिया का पतन होने लग जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज है कि सभ्यता के विकास के साथ ही कबीलाई असबिया का पतन होने लग जाता है। का पतन होने लग जाता है। जैसे ही सभ्यता का विकास होता है, कबीलाई असबिया का पतन होने लगता है, क्योंकि शहरीकरण हो जाता है। शहर में हर आदमी जन्म के साथ ही अपनी व्यापारिक बुद्धि के साथ विकसित हो जाता है। इसीलिए इब्न खाल्दून कहते हैं कि जब भी एक कोई राज्य स्थापित होता है तो 3-4 पीढ़ियों तक ही राजवंश चल पाता है, क्योंकि 3 या 4 पीढ़ी के बाद में पीढ़ी तक राजवंश चलता है। क्योंकि 3 या 4 पीढ़ी के बाद में असबिया की कमी हो जाती है और बाद में आपसी लड़ाई झगड़ों और ऐशो आराम, शानो शौकत उनके कारण वो राजवंश पतन हो जाता है। और फिर एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसमें ज़्यादा असबिया होगा। वो समूह है एक नए राजवंश की स्थापना कर लेता है। तो बेसिक असबिया की चीज़ को समझना है। ये बेसिक आज के समय में समाज के हमारे एक सामूहिक पतन के ऊपर भी एक बड़ा कटाक्ष है कि किस तरह से हम शहरी वर्ग के लोग या शहर में जो लोग आ गए हैं, वो अपनी रूरल रूट्स को छोड़कर, जिसमें असबिया थी, एक इब्न खाल्दुन के शब्दों में कहें तो वो एक सामूहिक पतन, एक डीके की तरफ चल पड़े हैं। ये इस तरह की चीज इब्न खाल्दुन का मानना है। और इससे हम कुछ क्लू या हिंट भी ले सकते हैं कि सामूहिकता के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। सामूहिकता या असबिया के अभाव में समाज का पतन, क्षय या पतन या क्षय बिल्कुल निश्चित है, तय है। अब समाज को तय करना है कि वो इस असबिया को मॉडर्न समय में किन किन आधारों पर वो विकसित करता है। असबिया के आज के समय में हम देखें तो मॉडर्न टाइम में हम राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम या पेट्रियोटिज्म, इन सब चीज़ों के आधार पे भी असबिया विकसित होती है। अभी भी जातीय आधार पर हमारे समाज में संगठन बने हुए हैं, वो जातीय असबिया है, धार्मिक असबिया, इन सब चीज़ों के आधार पर समाज में अभी तक लोग संगठित होते हैं। वेस्ट में अगर देखा जाए तो वेस्ट में धर्म, राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। तो वो बेसिकली आर्थिक आधार पर ज़्यादा संगठित होने का प्रयास करते हैं, बजाय कि धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय आधारों पर। खैर, ये मिडाइवल कंसेप्ट है, लेकिन इसको हम मॉडर्न तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो
एक प्रसिद्ध हिस्टोरियोग्राफी के लेखक हैं वाई लाकोस्ट। इनके अनुसार वो कहते हैं कि थ्यूसिडाइडीज अगर वैज्ञानिक इतिहास के या मतलब इतिहास की जो हेरोडोटस के बाद में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी या जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक इतिहास के शुरुआत की, तो इसको एक विज्ञान के रूप में हिस्टोरियोग्राफी को पेश करने का रियल क्रेडिट इब्न खालदुन को जाता है। थ्यूसिडाइडिस ने तो इसकी शुरुआत मात्र की थी, इसको वास्तव में एक विज्ञान के रूप में हिस्टोरियोग्राफी को पेश करने का श्रेय इब्न खालदुन को ही जाता है। तो मैं शॉर्ट में लास्ट में फिर से रिवाइज कर दूं कि किताब अल इबार इनकी प्रसिद्ध कृति है, जिसके 3 पार्ट हैं, और इसकी जो भूमिका या प्रस्तावना है, इसको मुकदमा कहा जाता है, और इस मुकदमा में ही इनका पूरा इतिहास दर्शन संकलित है। और इसके जो अंत में किताब अल इबार के अंत में इनकी जो जीवनी है, और इस जो जीवनी का जो नाम है वो अल तारीफ है, इसमें इब्न खालदुन की जीवनी है। और बेसिक चीज वो ये कहते हैं कि इतिहास में पूर्वाग्रह सभी गड़बड़ियों का स्रोत है, जो इतिहासकार को एनालिसिस नहीं करने देता। और सभ्यता का विकास ग्रामीण घुमंतु क्षेत्र से होता है, ट्राइबल एरिया से होता है, रेगिस्तान में जो घुमंतु कबीले थे जिनमें असबिया ज़्यादा पाया जाता था, वहाँ ही से सभ्यता का विकास होता है। और वहीं से बाद में फिर राज्य का निर्माण होता है। उस राज्य, जैसे ही राज्य एक शहरी अवस्था तक पहुंच जाता है, विकसित अवस्था तक पहुंच जाता है, उसका पतन होने लग जाता है, क्योंकि वो ट्राइबल एक अटैचमेंट के आधार पर जो असबिया निर्मित था, उस असबिया का एक विकसित अवस्था में पतन होने लग जाता है। और जैसे ही एक नया ट्राइबल ग्रुप जिसमें ज़्यादा असबिया होगा आएगा, वो पुराने राज्य को रिप्लेस कर देगा, नए राज्य का निर्माण होगा। इस तरह से राज्यों का निर्माण होता है, विकास होता है, क्षय पतन, ये एक साइकिल वे में चलता रहता है। तो इस तरह से इब्न खालदुन वास्तव में वैज्ञानिक जो इतिहास की जो लेखन है उसको या इतिहास को एक विज्ञान के रूप में पेश करने का क्रेडिट इनको दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।